कप्तान अब्दुल्ला ये हादसा देखकर सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया था और वो कहने लगा, इस तरह तो आफरियत किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो हम सबकी जान ले लेगी। तभी उसने हामिद से पूछा, हामिद लाइट का क्या मसला था, लाइट अपने आप बंद कैसे हुई थी? तो हामिद ने बताया कि उस आफरियत ने जनरेटर का वायर काट दिया था। तभी मैंने कहा, जब्बार मैं तो और नाहिद जनरेटर के पास ही मौजूद थे, हमारे सामने तो तहखाने में कोई भी नहीं आया था। मैंने हैरान होते हुए लहजे में पूछा था। तो हामिद ने बताया कि जनरेटर के वायर तहखाने के बाहर से काटे गए थे। शायद आफरियत ने तहखाने में आने की जरूरत इसलिए नहीं की थी क्योंकि आपके पास टॉर्च थी और वो रोशनी से बहुत ज्यादा डरती है, यह हम सबको पता है, वरना। हामिद ने इतना ही कहा था और मैं कांप गया। और इसके बाद मैंने कहा कि इसका मतलब वो आफरियत बड़ी चालाक है और वो सोच समझ कर ही सारे काम कर रही है। तो जब्बार कहने लगा, फिर तो वो और ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। तभी अब्दुल्ला ने अचानक वहशी अंदाज में चीखते हुए कहा, वो इस जहाज को क्या खत्म करेगी, अब मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसने सामने पड़े हुए चप्पू को उठा लिया और अंधाधुन उसने खिड़कियों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। हम सब ने बड़ी मुश्किल से कप्तान अब्दुल्ला को काबू किया और मैंने हामिद से कहा, हामिद इन्हें कमरे में छोड़ाओ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और हामिद 2-3 बंदों को लेकर कप्तान के साथ एक कमरे में चल दिया। बाकी रात तो आराम से गुजर गई और अब जहाज में सिर्फ 25 से 30 बंदे जिंदा बच गए थे। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी होने वाली बीवी शाहिदा हॉल में उन औरतों के साथ नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि मैं अपने केबिन में ही रहूंगी, वरना शायद वो भी मौत की खाड़ उतर जाती। ये सोचकर मैं तो कांप ही उठा था। दूसरा दिन हम सब लोगों ने सोकर गुजारा। 2 रात जागने की वजह से हमें ऐसी मीठी नींद आई थी कि शाम को हमारी 6 बजे आंख खुली। कप्तान अब्दुल्ला बाहर अरशे पर मौजूद था। वो भी शायद अपनी पूरी नींद कर चुका था, इसीलिए अब वो काफी फ्रेश और तरोताजा दिख रहा था। हाल के कमरे और खिड़की दरवाजों की मरम्मत पूरी तरह से हो चुकी थी। अब दोबारा रात हो चुकी थी और न जाने आज वो आफरियत अपना किसको निशाना बनाएगी और न जाने किसकी बारी है। हर बंदा अब यही सोच रहा था कि वो शायद अगली सुबह देख भी सकेगा या नहीं। हॉल का ये आलम था कि अब सब खाना और रहना वहीं पर कर रहे थे। सबने एक साथ खाना खाया, कोई शैतानी ना करे, इसीलिए खाने के फौरन बाद हामिद अपने साथ 3-4 बंदों को लेकर फौरन जनरेटर की तरफ चल दिया। बाकी तमाम बंदे चाय पर गपशप करने लगे और बातों ही बातों में पता ही न चला कब रात के 12 बज गए। और फिर अचानक दोबारा लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई। सबने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, महमूद, जब्बार, आरिफ मेरे साथ आओ और फिर ये सोफे, मेजे, कुर्सियां सब दरवाजे के साथ लगाना शुरू कर दो। कप्तान अब्दुल्ला ने बदहवास लहजे में कहा था क्योंकि वो बहुत डर चुका था और हम सब ये जानते हुए भी कि इन कुर्सियों, मेज, टेबल से उस आफरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे के आगे फर्नीचर का अंबार लग चुका था और हम फर्नीचर के सामने खड़े हुए कांप रहे थे। अभी हम सब खड़े हुए फर्नीचर की तरफ देख ही रहे थे, दरवाजे की तरफ देख ही रहे थे कि मुझे अचानक अपने पीछे एक बहुत ही गंदी बदबू का भपका आते हुए महसूस हुआ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और बस में फिर देखता ही रह गया। मेरे सामने वो बंदरनुमा आफरियत मौजूद थी। एक बात और जो मैंने महसूस की थी कि इस बू की वजह से मुझ पर गलूदगी छाने लगी थी, लेकिन मैंने सर झटक कर गलूदगी भगाने की कोशिश की और मैं चिल्लाया, अब्दुल्ला जल्दी से इधर पर देखो। अब्दुल्ला ने मुड़कर उस बंदरनुमा आफरियत को देखा और देखते ही कहा, या अल्लाह ये क्या बला है, ऐ मेरे परवरदिगार, अब तो तू ही हमें इस आफरियत से बचा सकता है। बाकी तमाम लोग थर-थर कांप रहे थे और मेरी मंगेतर शाहिदा मुझसे चिपकी हुई थी और वो आफरियत थी जो खामोशी से खड़े होकर हमें ही घूरे जा रही थी। उसकी सफेद आंखें आंखों के हलकों में इधर उधर की जानिब घूम रही थी। अचानक उसके बाद वो आफरियत अपनी जगह से उछली और अब्दुल्ला और आरिफ के ऊपर आन गिरी। दोनों चीखते हुए उसके नीचे दब गए। बाकी तमाम लोग चीखते हुए हाल में इधर उधर भागने लगे। हाल में अफरा तफरी मची हुई थी, कयामत सा हाल बरपा था। मैं अपनी होने वाली बीवी शाहिदा का हाथ पकड़े उस आफरियत के ठीक सामने वाली दीवार से लगकर खड़ा हुआ था और उसे देखने लगा था। खिड़कियों से 14वीं के चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, इसीलिए मुझे आफरियत का हर मंजर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने वो दिल दहला देने वाला मंजर अपनी आंखों से देखा। उस आफरियत ने न जाने किस तरह अब्दुल्ला और आरिफ का सीना चाक कर दिया, उसके सीने में को फाड़ दिया और उनका दिल निकाल कर वो आफरियत, वो जो भी चीज थी, उसे खाने लगी। 5-6 बंदे तो ये मंजर देखकर ही बेहोश हो गए। मेरा अपना हाल बहुत ज्यादा बुरा था। मुझे सख्त वहशत और डर महसूस हो रहा था और शाहिदा थी जो मुझे से चिपकी हुई थी। अब्दुल्ला और आरिफ का दिल खाने के बाद उस आफरियत ने अपने होठों पर जुबान फेरी और एक जबरदस्त फूंक मारी। उसने जैसे ही फूंक मारी उसके मुंह से जबरदस्त अंगारे निकले और हमारे देखते ही देखते अब्दुल्ला और आरिफ की लाशें जलकर राख भी हो गई हमारे ही सामने। उस बला ने, उस आफरियत ने इस पर भी
सब्र नहीं लिया, बल्कि उसने इस राख को चाट कर जमीन को पूरी तरह से साफ कर दिया और अब अब्दुल्ला और आरिफ का नामो निशान तक उस जमीन पर मौजूद नहीं था। इस तमाम अमल में उसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे थे और इसके बाद जमीन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वो दोबारा हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब ने थर थर कांपना शुरू कर दिया और उसने हमारी तरफ बंदर की तरह उछल उछल कर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वो हमारे करीब पहुंची तो हमने हॉल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन आफरियत ने हम दोनों को कुछ नहीं करा और इन बेहोश पड़े हुए बंदों की लाशों से भी वही मंजर करना शुरू कर दिया जो उसने आरिफ और अब्दुल्लाह के साथ किया था। मुझे अचानक ही गलूदगी से होश आया और मैंने कहा, जब्बार, दरवाजा खोलने की कोशिश करो वरना हमारा भी हाल यही होगा जो अब्दुल्ला और आरिफ का हुआ है। मैंने इतना कहा और हम दोनों ने मेज और कुर्सियां उठाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों आराम से दरवाजा खोल चुके थे, लेकिन इतनी ही देर में वो आफरियत 5-6 बंदों के जिस्मों का नामो निशान मिटा चुकी थी और अब वो आफरियत हमारी ही तरफ बढ़ रही थी। उसका अगला निशाना हम ही लोग थे। दरवाजा खुलते ही हम तीनों ने और जो बाकी बचे हुए बंदे थे उन्होंने बाहर दौड़ लगा दी। हमने दौड़ते हुए मैंने पीछे पलटकर देखा तो हमारे पीछे चल रहे 2 और बंदों को वो आफरियत अपने चपेट में ले चुकी थी। मैंने अपनी होने वाली बीवी शाहिदा का हाथ पकड़ा और दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद मैंने रेलिंग का सहारा लेते हुए उसकी जानिब देखा तो मैंने देखा कि हॉल कमरे का दरवाजा अभी तक साफ नजर आ रहा था और वो आफरियत अभी भी हॉल कमरे में ही मौजूद थी। तभी मैंने अपने साथ वाले मुसाफिर से कहा, महमूद, इस बला के हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम समुंदर में छलांग लगाकर मर जाएं। तो मैंने कहा, नहीं, हमें आखिरी दम तक हार नहीं मानना चाहिए, हमें आखिरी दम तक इस बला का सामना करना है। अरे मुकाबले से मुझे याद आया, हम भी कितने पागल हैं शाहिदा, टॉर्च जेब में होते हुए हम इससे दूर क्यों भाग रहे हैं और हम इस बला से डर क्यों रहे हैं जब टॉर्च हमारे जेब में है। वाकई खौफ बहुत बुरी चीज है, वो इंसान को सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है। मैंने जेब में हाथ डालकर टॉर्च निकालते हुए अपनी मंगेतर, अपनी होने वाली बीवी शाहिदा से कहा था, चलो शाहिदा, अब आओ तुम तमाशा देखना मैं कैसे उस आफरियत को तिगनी का नाच नचाता हूँ। मैंने नीचे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए शाहिदा को कहा। शाहिदा कहने लगी, तुम अल्लाह के वास्ते यहीं पर रुक जाओ, नीचे मत जाओ, वो बला बहुत खतरनाक है। शाहिदा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, हमें पहले ये देखना होगा कि जनरेटर के साथ उस मनहूस आफरियत ने क्या किया है, चलो आओ मेरे साथ। और मैंने शाहिदा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले लिया और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ मैं नीचे की तरफ चला आया। तभी वो कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है नीचे मत जाओ, मुझे भी लेकर। नीचे वो बला खुलेआम फिर रही होगी। शाहिदा ने मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहा था और वो वापस ऊपर जाने के लिए बहुत जोर लगा रही थी। मैंने झटके से उसे जब अपनी तरफ खींचा तो उसका हाथ मेरे हाथ से स्लिप हो गया और मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं फिर सिरों से गुड़कता हुआ नीचे जा गिरा। मेरे सर पर और कमर पर बहुत गहरी चोट आई, लेकिन मुझे हालात की संजीदगी का अच्छी तरह से इल्म था, इसीलिए मैं सर झटककर उठकर बैठ गया। लेकिन मेरा सर चोट की वजह से शदीद दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए मैं अपने सर को दोनों हाथ से थामे वहीं पर बैठ गया। शाहिदा मेरी तरफ भागते हुए आई और कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरे पास बैठते हुए कहा था। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। अब हम दोनों के सामने हॉल कमरे का दरवाजा था, लेकिन उस आफरियत का अभी तक कुछ पता नहीं था, कुछ नामो निशान नहीं था। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम टॉर्च को इधर उधर फ्लैश करो। लेकिन शायद वो आफरियत गायब हो चुकी थी या फिर बदहवासी से हमें नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक अर्शे पर किसी के उछलने की आवाजें हमें सुनाई देने लगी। मैंने जब सामने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आफरियत बेढंगे अंदाज में उछलते हुए हमारे ठीक सामने ही आ रही थी। अब क्या होगा इसके आगे, ये जानते हैं इस स्टोरी के अगले पार्ट में।